सबको नमस्कार। आशा है आप सब उपस्थित हो गए होंगे। कल जैसा कि आपको ज्ञात ही है, एपिलेप्सी के बारे में चर्चा की थी। आजकल मानसिक विकार बहुत हो रहे हैं। विनेश्वरी श्रीवास्तव सर्वप्रथम, रजनी शर्मा जी और धीरे धीरे सारे हमारे चिकित्सक जायसवाल जी उपस्थित हो गए हैं। धीरज जी, विकास चौधरी जी, सुनील रातौरी जी आदि चिकित्सक सब उपस्थित हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कि आप समय पर उपस्थित हो जाते हैं। आइए पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। डॉक्टर पंकज गोयल, उनका कोई पेशेंट है क्रॉनिक वोमिटिंग का, हमेशा उल्टी होती रहती है, क्रॉनिक कंडीशन है और इसकी वजह से लीवर में कड़ापन आ गया है, स्टिफनेस आ गया है। स्टमक में भी उनका कहना है कुछ स्टिफनेस है। इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो गई है, एपिटाइट बहुत कम हो गई है। निश्चित रूप से चूँकि निरंतर वोमिटिंग होती रहती है तो ये परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन ये पता लगाने का प्रयास करना चाहिए हमको कि वोमिटिंग किस कारण से हो रही है। अन्नद्रोशूल, परिणामशूल या हाइटस हर्निया आदि कारण से वोमिटिंग होती रहती है। तो पहले प्रक्रिया में तो वोमिटिंग आपको बंद करना है। इसके लिए आप विरेचन करा दें। अगर आभ्यंतर स्नेहपान वो ले पाते हैं तो उसको लेने के बाद विरेचन कराएं, अन्यथा कैस्टर ऑयल दे करके विरेचन कराएं ताकि जो ऊर्ध्वगमित वायु है वो अधोगत हो जाए। उसके बाद जो स्टमक और लीवर से संबंधित व्याधियां हैं, इंटेस्टाइन से संबंधित व्याधियां, उसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। लीवर के लिए भूमि अमल की क्वाथ और रोहित का रिष्ट, ये बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। 4-4 चम्मच दोनों को लेके उतना ही पानी डाल दें, भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देवें। आरोग्यवर्धनी लिप 50 DDS 2 गोली दिन में 2 बार। औषधियों में, रस औषधियों में सूदशेखर रस, प्रवाल पुष्टि, सूदशेखर 125, प्रवाल पुष्टि 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये स्टमक के लिए है। एक पुड़िया दिन में 2 बार शहद के साथ या आंवला से बना हुआ जो मुरब्बा है उसके रस के साथ भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। चूर्ण में अष्टांग लवण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ये दोनों चूर्ण बहुत ही उपयोगी हैं एपेटाइट बढ़ाने के लिए और स्टमक के लिए। तो 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लें। विरेचन जरूर कराएं। विरेचन से ऊर्ध्वगामित दोष अधोगामी हो जाएंगे, वोमिटिंग बंद हो जाएंगे। उसके अलावा षडंग पानीय के द्रव्य मुस्त परपट कोशीर चन्नो दी चनागरी है, श्रद्ध शीतम जलम दद्यात पिपासा ज्वर शांति है। ये ऐसे द्रव्य का आप फांट बना लें और इस फांट में थोड़ा सा ग्लूकोज डाल दें और इसका बार बार रोगी को सेवन कराएं। इससे भी जो वोमिटिंग हो रही है वो उसमें आराम होगा। और दिन भर सौंफ के पानी को पीने के लिए बोलें। सौंफ को बॉईल कर लें। 1 लीटर अगर जल है तो लगभग 50 ग्राम सौंफ डाल करके 1 बॉईल दे दें, फिर उसी में ठंडा होने दें, छान लें। ये फांट हो गया। इसी को दिन भर पानी पेशेंट को पीना चाहिए। इसके अलावा तली मली चीज़ें, बेसन, मैदा, फास्ट फूड, बाहर की चीज़ें, बासी खाना, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्टमक के लिए अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो उसमें शतावरी और मुलहठी और मंडूर भस्म
शतावरी 50 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम और 20 ग्राम मंडूर भस्म, तीनों को मिला लीजिए और एक एक चम्मच दिन में 2 या 3 बार दूध के साथ इसको सेवन कराएं। खाने में दूध, दलिया, खिचड़ी, हल्का भोजन पेशेंट को लेना चाहिए। डॉक्टर ज्ञानेंद्र सहपाठी जी का पेशेंट है, 54, फीमेल है, उसको नी पेन है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस एक्सरे में उनको प्राप्त हुए हैं और उनका जो मेनिस्कस है वो निकाला जा चुका है। यह एक प्रकार की झिल्ली होती है जो कि नी जॉइंट में होती है। जब उसमें रेप्चर हो जाता है या चोट आ जाती है तो इसको ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। रिमूवल ऑफ अ मेनिस्कस, स्पेशली दैट ऑफ नी जॉइंट, और इसके निकाल देने से ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी डेवलप हो जाता है, जॉइंट्स में वीकनेस आ जाती है। इसके लिए दशांग लेप और दशमूल के द्रव्य, दशांग लेप 20 ग्राम और 20 ग्राम दशमूल के चूर्ण, दोनों मिला करके इसमें आधा कप पानी डालें, साथ में नारायण तेल 20 ml, 20 ml घृत और कांजी 20 ml, ये सब डाल इसका लेप तैयार करें और इस लेप को लगाएं। इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। रात को लगा दें, हल्का से कपड़ा पर बंधन कर दें ताकि वो औषधि ना निकले। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा 100 ग्राम, शुंठी 50 ग्राम, पिपली 25 ग्राम, ये 3 औषधियाँ हैं, तीनों को मिला लें और एक एक चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा लाक्षादि गुगुलु, महारासनादि गुगुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। शिलज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, एकांग वीर रस 125 मिलीग्राम, मुक्ता पुरवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा का सेवन कराएं। इसमें पत्रपिंड श्वेत भी लाभ करेगा। पत्रपिंड श्वेत तुरंत वेदना शामक है। हिरण्यपत्र, निर्गुंडी और अर्क तीनों को बराबर मात्रा में लेके यौकुट कर लें और छोंक करके बढ़िया लुगदी बना लें। सहचर तेल का प्रयोग करें। सहचर तेल में बघार लगा दें और इसमें मेथी है, लहसुन है, नारियल का भुरका है, नींबू के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये मिला करके अच्छी तरह पका लें और पोटली बना लें। तो इस पोटली के माध्यम से नी जॉइंट में पत्रपिंड श्वेत करें। सहचर तेल को थोड़ा मोटे तवे में रखकर कुनकुना करें और उसमें डुबो करके पत्रपिंड श्वेत पेशेंट में करना चाहिए। ये प्रक्रिया करने से निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। दूसरा, नी जॉइंट एक्सरसाइज थोड़ा बहुत जरूर करें, लेकिन अनावश्यक भार देना, सीढ़ियों में जल्दी जल्दी चढ़ना उतरना, ये सब न करें। रेस्ट की इसमें बहुत आवश्यक है। रेस्ट इसमें चाहिए, आराम चाहिए, क्योंकि टीयर हो गए हैं, इनके जो लिगामेंट से टीयर्स हो गए थे, इसलिए इसका ऑपरेशन किया गया। तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कम से कम 6 महीने तक ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उन्होंने शंका जाहिर की है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में गोक्षरादि गुगुल का किस प्रकार कार्य करता है, क्या उपयोगिता है इसमें। तो हाइपरथायरॉयड में जैसे आप जानते हैं थायराइड बढ़ जाती है। बढ़ जाने के कारण जो उसमें थायरोक्सिन
तत्व निकलता है वो उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें स्वेलिंग तो है ही। इस वजह से गोक्षरादि युगल जो गोक्षर पड़ा हुआ है, तो ये शोथर है, लेखन है, शोथर है। इस दृष्टिकोण से गोक्षरादि युगल का सेवन करा सकते हैं। लेकिन साथ में कांचनादि युगल और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था, खास तौर से जलकुंभी का योग, उसका प्रयोग आप जरूर करें। और इसके पूर्व संशोधन कराना हाइपरथायराइड में बहुत आवश्यक है। और जैसे मैंने बताया, पित्त का अनुबंध इसमें रहता है, पित्त जनित लक्षण मिलते हैं, तो पित्त से संबंधित चिकित्सा भी इसमें करनी चाहिए। इसके अलावा चूँकि बहुत वरिष्ठ चिकित्सा है, उनके मन में यदि और कोई बात है कि किस वजह से कार्य करता है, ये देना उचित है नहीं है, तो ज़रूर अवगत कराएं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका एक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर 200 सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 70 है, पल्स रेट 45, पल्स रेट काफ़ी कम है, सीरम क्रिएटिनिन 7 है। ऐसे पेशेंट में क्या हम बाउन विरेचन करा सकते हैं? तो अगर पेशेंट बलवान है, पेशेंट उत्साहित है, तो निश्चित रूप से करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वमन न करा करके आप विरेचन कराइए। विरेचन से बीपी भी कम होगा, क्रिएटिनिन भी कम होगा और कोई व्यापद होने की संभावना नहीं है। इसलिए पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कर दीजिए। सम्यक स्नेह लक्षण मिल जाने पर 3 दिन स्वेदन कराइए और उसके बाद विरेचन कल्प दे दें। विरेचन कल्प में छोटी हरड़, अमलतास गुदा, त्रिव्रत और कुटकी प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें, काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें 30 ml कैस्टर ऑयल मिला करके प्रातःकाल 8 और 9 के बीच विरेचन कल्प दे दें। दिन भर कुछ खाना नहीं देना है। संसर्जन क्रम सायंकाल से किया जा सकता है। विरेचन कराने से निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा, क्रिएटिनिन भी कम होगा। तो निश्चित रूप से आप विरेचन करा सकते हैं। वमन भी कराया जा सकता है यदि पेशेंट अलाउ करता है और उसका बल अच्छा है तो। पर मेरी सलाह है ऐसे पेशेंट में विरेचन देवें। विरेचन देने से कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। वंदना पाठक जी ने प्रीनेटल जो डेवलपमेंट होता है बिफोर बर्थ या ड्यूरिंग और रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी और ऑकरिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर बर्थ, यानी जब जाइगोट का निर्माण होता है, स्पर्म और एग मिलकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं, तब गर्भधारण हो गया ऐसा माना जाता है। गर्भधारण के पश्चात जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक जो प्रक्रिया की जाती है, जो सुरक्षात्मक ढंग से गर्भिणीचर्या है वो अपनाई जाती है, उसी को हम प्रीनेटल कहते हैं। आयुर्वेद में तो इसका बहुत विस्तृत वर्णन है। गर्भावस्था में क्या क्या करें, क्या ना करें, क्या सोचें, मन विचार कैसा हो, बहुत विस्तृत ढंग से वर्णन किया है। चरक ने मासानुक्रम बताया, प्रत्येक मास में क्या चीज़ लेनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। प्रीनेटल कंडीशन में हमें पालन कराना चाहिए। चरक ने कहा है और ये इनका प्रयोग करना चाहिए। हम लोग जो है प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग करना चाहिए। प्रथम मास में शीतल दुग्ध सेवन करने का उल्लेख है। दुग्ध को पका लीजिए, जब शीतल हो जाए तो दुग्ध का सेवन कम से कम
200 ml सुबह, 200 ml शाम को, शीतल गर्म नहीं होना चाहिए, प्रथम मास में सेवन करें। इससे गर्भधारण और पक्का मजबूत होता है। दूसरे मास में मधुर गण, जिसको काकुल्यादि गण कहते हैं, इनसे दुग्ध को सिद्ध कर लें। और काकुल्यादि गण से सिद्धित या मधुर गण की से सिद्धित दूध का सेवन कम से कम 200 ml सुबह, 200 ml शाम को करें। लेकिन यह भी ठंडा ही होना चाहिए, ठंडा करके इसका सेवन करें, गर्म किसी भी हालत में नहीं करना है। तीसरे माह में बताया है दुग्ध 200 ml ले लीजिए और 10 ml मधु और 50 ml घृत विषम मात्रा में लेकर के दूध में मिला लीजिए और इस दूध का सेवन करिए। दूध पका करके कोष्ण कर लीजिए और फिर इसका सेवन तीसरे माह में कर सकते हैं। चौथे माह में दूध में मक्खन मिला करके, दूध वही 200 ml और मक्खन कम से कम 20 ग्राम के आसपास मिला करके सेवन करें, या केवल मक्खन का ही सेवन करें। ये दोनों ही उपयोगी चिकित्सा है। तो ये आपको हर महीने के हिसाब से चौथे महीने में इसका प्रयोग करना चाहिए। पांचवें महीने में दुग्ध और घृत, दुग्ध 200 ग्राम, घृत 20 ml प्रातः एवं सायं कोष्ण दुग्ध का सेवन करना चाहिए। छठे माह में मधुर गण की औषधियों से सिद्धित दुग्ध 200 ml और उसमें घृत मिला दें 2 चम्मच, लगभग 20 ml, और इसका सेवन कराएं। ये छठे महीने में। और सातवें महीने में भी, जो छठे महीने में दुग्ध देते हैं, अर्थात मधुर गण की औषधियों से सिद्धित दुग्ध और घृत, ये सातवें महीने में भी देना चाहिए। आठवें महीने में दूध के साथ यवागु पका लें, दूध के साथ यवागु पका लें और इस यवागु में घृत करीब 20 ml डाल करके इसका सेवन करें। ये बहुत ही उपयोगी, आठवें महीने में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस समय पूरे शरीरों का विकास होने लगता है या हो गया होता है, उससे मजबूती आती है। 9वें महीने में चूँकि प्रसव होना है, तो यहाँ मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्धित तैल, तिली तैल को मधुर वर्ग की औषधियों से सिद्ध कर लीजिए और इसकी अनुवासन वस्तु दीजिए। 30 ml की मात्रा में 9वें महीने में कम से कम प्रारंभिक 7 दिन तक तो जरूर दें, या एक दिन के अंतर से देवें। इससे प्रसव होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसके अलावा योनि गंडूस, इसी तैल से योनि गंडूस का धारण भी करना चाहिए। इससे प्रसव बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं होता। 7वें महीने से फल घृत भी चालू कर देना चाहिए। फल घृत 2 चम्मच भोजन के काल में, दोपहर को और शाम को, दोनों टाइम घृत का सेवन कराएं। तो इससे जो गर्भस्थ शिशु है वो भी मजबूत होता है और प्रसव में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इस प्रकार से प्रीनेटल से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने तो कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है आपको। डॉक्टर देवानंद राउत ने पूछा है कि गंधक ज्ञान नासा के माध्यम से नहीं हो पाता, कुछ का तो हो पाता है, जैसे साबुन है, कोई तीक्ष्ण द्रव्य है, उनका हो जाता है, लेकिन जो खाने की चीज़ें हैं जैसे अदरक है, प्याज है, लहसुन है, मिर्ची है, इनके गंध का ज्ञान नहीं होता है। निश्चित रूप से इसमें पीनस का इतिहास होगा, क्रॉनिक रेनाइटिस पहले रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें नस्य कर्म कराना बहुत आवश्यक है। पहले 3 दिन दीपन पाचन औषधियाँ दे दीजिए, पंचकोल काढ़ा का सेवन कराएं और फिर नस्य कराएं। नस्य के लिए 2 दिन स्नेह नस्य और तीसरे दिन
अवपीड़न नस दीजिए। अवपीड़न नस के लिए अपामार्ग, पिपली और विडंग, अपामार्ग, पिपली और विडंग, ये 50-50 ग्राम लेके बारीक चूर्ण तैयार कर लीजिए। जिस दिन नस से धोना है उसके एक दिन पहले 2 चम्मच ये चूर्ण को लेकर के थोड़ा पानी मिला दीजिए, चटनी जैसा बना दीजिए, और जिस दिन नस से कराना है प्रातःकाल उसको मसल के छाल लीजिए। ये हुआ अवपीड़न नस। इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद। तो 2 दिन इंद्रिय वर्धक तैल दीजिए, इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद 2 दिन, और तीसरे दिन अवपीड़न नस जो मैंने बताया वो पेशेंट को दीजिए। अवपीड़न के पहले जो नस्य कर्म से संबंधित तैयारी है वो पूरा करें। ग्रीवा के ऊपर में अच्छी तरह अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के बाद मृदु स्वेदन नाड़ी स्वेद से या टावल को गर्म पानी में भिगो करके और ग्रीवा के ऊपर सिकाई पेशेंट में करना चाहिए। फिर थोड़ा गर्दन को नीचे कर दीजिए, तकिया लगा दीजिए, और फिर विधिवत अभ्यास करने के पश्चात, क्योंकि बिंदु का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। दबाने से आप डालना है, आपको 6 बूंद पड़ जाएगा 10 बूंद, तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्रमशः दक्षिण नासा में 6 बूंद और वाम नासा में 6 बूंद, जो अवपीड़न नस मैंने बताया वो दीजिए। इसके देने से पेशेंट में इरिटेशन होता है। फिर बाद में पेशेंट थोड़ा सा अनईजी हो जाता है। लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही लिटाए रखें और पैर के तलवे में मालिश करें, मध्यमा अंगुली को खींचें, सिरा प्रदेश में भी अभ्यंग करें, और फिर पेशेंट को बैठाल दें। बैठाने के बाद फिर पेशेंट को धीरे धीरे सांस लेने के लिए बोलें, और फिर बाद में गले से कफ निकालने का प्रयास कराने का उद्यम करें। बार बार पेशेंट को बोलें कि अंदर सांस लीजिए, कफ निकलता है तो उसको बाहर निकालिए। बार बार ऐसा करने से पहले एक नासा बंद करके और एक नासे से सांस लें और कफ निकालें, फिर एक वाम नासा को बंद करें, दक्षिण नासा से लें और फिर कफ को निकालें। ऐसा बार बार कफ को निकालना है। उसके बाद अगर छींक आना चालू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो इसमें धमापन रस से कटफल का देना चाहिए। कटफल चूर्ण 3 मिचुटी प्रमाण में 6 अंगुल नली में डाल करके धमापन करना चाहिए। 3 मिचुटी दक्षिण में, 3 मिचुटी वाम नासा में। इससे छींकें खूब आती हैं। छींकें आने से दोष का निष्कासन अच्छा हो जाता है। जो वहाँ ऑल्फैक्टरी नर्व है उसका भी शोधन हो जाता है।